हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे फिलहाल आप क्या सीख चुके हैं उस चीज पे फोकस करते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम सीख चुके हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन सीखा है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए हैं इनके, है ना। अब जब परम्यूटेशन हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें इन दोनों में से कोई भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक रैंडम चीज ली है हमने कि एबीसी। आप देख पा रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर एबीसी। लेटर एबीसी को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं ये आपको बता। तो द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर फर्स्ट ब्लैंक। पहले ब्लैंक के लिए कितनी चॉइसेस हैं आपके पास? 3 चॉइस है, ठीक है। तीन में से कोई भी एक आप रख सकते हैं, है ना। फंडामेंटल जो आपका प्रिंसिपल फॉर ऑफ काउंटिंग है उसकी हेल्प से अगर हम करेंगे तो इस तरह कर सकते हैं। फिर दूसरे जो ब्लैंक में है, दूसरे स्थान पे है, वहां पे 2 चॉइस रह जाती हैं क्योंकि हमें रिपीट नहीं करनी है ये लेटर। और तीसरे स्थान पे क्या है? सिर्फ तीसरे ब्लैंक में एक ऑप्शन रह जाता है। तो हम कर सकते हैं 3 × 2 × 1 दैट इज 6, है ना। लेकिन अगर फैक्टोरियल नोटेशन से करेंगे तो 3 फैक्टोरियल निकालेंगे तब भी आंसर आपका सेम आएगा। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1 दैट इज 6। अगर आप देखेंगे इस तरह से, देखिए पहले तो ए बी सी हम अरेंज कर सकते हैं। फिर ए अपनी जगह पे रहा, सी बी कर दिया मैंने, है ना। ए बी सी, फिर सेकंड स्थान पे सी लेके आ गया मैं। उसके बाद फर्स्ट प्लेस पे बी आ गया, फिर सेकंड प्लेस पे ए, थर्ड पे सी। फिर फर्स्ट प्लेस पे बी है, सेकंड पे ए की जगह सी ले आया, थर्ड पे ए आ गया। इस तरह से कर करके ये सी बी ए और ये 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको। सातवां कोई तरीका नहीं होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। तो ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया है। अब देखिए परम्यूटेशन क्या होता है। To find the number of permutations of an item chosen or at time, you can use the formula। ठीक है। तो आपको क्या बताना है? NPR। NPR क्या होगा? इस तरह से हम लिख देंगे n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, जहां पे 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा r, और r से बड़ा या उसके बराबर n होगा। यानी 5p3 अगर है ना। यहाँ पे क्या है? n5 हो सकता है, p3 होगा तो क्या होगा? तो इस केस में आपको दिया है n इज इक्वल टू 5, p इज r इज इक्वल टू 3। तो इसके परम्यूटेशंस क्या होंगे? वो 16 होंगे, यहाँ पे आपको बता दिया गया है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है, इसको अगर आप हिंदी में लिखेंगे, ये डेफिनेशन हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। क्या है ये? टू फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन आइटम चोजन आर एट टाइम। मतलब क्या हुआ कि अगर कुल आइटम आपके पास n है और उसमें से r एक समय पे आप चूज करते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये चीज अगर आप हिंदी में डेफिनेशन लिखेंगे तो इसका लिखिए n विभिन्न
तो ये है बच्चों ठीक है, कंडीशन यही होगी, 0 r इज स्मॉलर देन इक्वल टू n। ठीक है, क्या बोला गया है, सेम चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बस एक चीज और लिखना है कि नो रिपीटेशन अलाउड, है ना, यहाँ पे नो उसके लिए क्या होगी कंडीशन, परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, ये चीज समझ में आ गई कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में, अलग अलग आपके पास n वस्तुएं हैं, उसमें से एक समय में आप क्या करेंगे, r वस्तुओं को लेकर n में से आपने r वस्तु चुनी, तो इसीलिए बोला गया है कि जो n है वो r के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल जो आप आइटम्स चूज करेंगे, टोटल आइटम जो होंगे वो n होंगे, उसमें से r आइटम चूज करेंगे, है ना, तो ज्यादा आइटम होंगे तभी तो उसमें से उसके बराबर या कम आइटम चूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आपके पास मान लीजिए 10 कलर के पेन है, 10 कलर के पेन है, तो उसमें से आपको 5 कलर के पेन चूज करने हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं बोलूं कि 5 कलर के पेन है उसमें से 10 पेन चूज करिए, तो पॉसिबल नहीं है ना। यही चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूं मैं कि भाई टोटल आइटम n है, उसमें से r चूज करने हैं, तो इसीलिए भाई r n के बराबर या उससे छोटा हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, और जो r है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, 0 से भी छोटा नहीं होगा। तो उस केस में, उस कंडीशन में जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, तो आप क्रमचय इस तरह से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और साथ ही साथ यदि रिपीटेशन होगा, यहाँ पे एक कंडीशन और लिख लीजिए कि यदि रिपीटेशन होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों n फैक्टोरियल r। ठीक है, सीधा n फैक्टोरियल r कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 5 फैक्टोरियल 3 कितना आ गया, 125। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक चीजें समझ गए, चलिए एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ा बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास है 4 लेटर वर्ड रोज। ठीक है, 4 लेटर वर्ड रोज है, तो इसमें से आपको एक 3 लेटर वर्ड चूज करना है। ठीक है, 3 लेटर वर्ड चूज करना है, वो विद मीनिंग हो विदाउट मीनिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या करना है, ये 3 लेटर वर्ड होना चाहिए और नो रिपीटेशन। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे आप, क्या होना चाहिए, तो देखिए अगर मैं वही फंडामेंटल प्रिंसिपल से करूं तो क्या हो सकता है कि पहले में मेरे पास 4 ऑप्शन है, दूसरे प्लेस पे 3 ऑप्शन है, और तीसरे प्लेस पे 2 ऑप्शन है ना, इनमें से मैं कर सकता हूँ, इनकी हेल्प से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, और आंसर कितना आएगा, 4 से 12, 12 दूनी 24, 24, है ना। आप फॉर्मूला लगा के बताइए मुझे, जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला अभी हमने किया था, ये वाला सूत्र, और इसकी हेल्प से बताइए क्या आंसर आएगा। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला अगर लगाता हूँ NPR, उसकी हेल्प से करेंगे, तो मुझे बताइए n कितना होना चाहिए, यहाँ पे n टोटल जो हमारे पास आइटम है वो होने चाहिए, यानी 4, और r कितना होना चाहिए, जितने आइटम्स हमें चूज करने हैं उसमें से कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो इस सूत्र में अप्लाई कीजिए, NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है कि नहीं।
तो n कितना है 4, तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 के बराबर होता है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 दिए 12 दूनी 24 24। आंसर आपका सेम आया है ना। तो इस तरह से आपके पास फॉर्मूला है। अगर कोई बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो उनका परम्यूटेशन आप इजीली निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए आपको ये सूत्र दिया गया है। नोट डाउन इसको कर लीजिए। अब इसके आधार पे क्वेश्चन हम करेंगे। परम्यूटेशन अच्छे से सीखना है बच्चों आपको, तो चलिए एक क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए इसको और यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। क्या बोला गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। यानी 1 से 9 तक के अंकों के प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो ये आपको बताना है, जल्दी से नोट डाउन करके इसको सॉल्व कर। तो बच्चों इसको करेंगे, देखिए सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे है 1 से 9 तक अंक हैं आपके पास, ठीक है। तो कुल अंक कितने हैं ये आपको बताना है। कुल अंक, कुल अंक मतलब जिसमें से हमें चुनना है, ठीक है। टोटल डिजिट्स आपको कितनी दी गई है 9, यानी n आपको 9 की बने। 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं 9 अंक होते हैं, 9 अंक आपको दे दिए गए हैं। उसके बाद क्या करना है भाई, आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। तो कितने अंक चुने जाएंगे, चुनने वाले अंक 3 होंगे। 3, 9 में से 3 अंक चुने जाएंगे। तो अलग अलग 3 नंबर्स आप चुन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 नंबर्स हैं, इसमें से 3 नंबर्स आप चूज कर सकते हैं, कोई भी 3 नंबर, बट नो रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब यहाँ पे मान लीजिए मैंने 9 लिख दिया तो 9 यहाँ कहीं नहीं आएगा, बाकी दूसरे स्थान पे। तो ये चीज समझ गए। अब हमें इसका परम्यूटेशन निकालना है, क्रमचय निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो NPR, ये फॉर्मूला मुझे पता है, n फैक्टोरियल बाय क्या हो जाएगा n माइनस p n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। क्या हो जाएगा ये n माइनस आर फैक्टोरियल। चलिए इसको हम आगे वैल्यूज लिख देते हैं। n कितना है 9 है आपके पास, और r कितना था, r था 3। यही है, दोबारा से देखिए मैं आपको फॉर्मूले पे ले चलता हूँ, कहीं आपको डाउट हो रहा हो। क्या बोला गया था कि भाई n विभिन्न वस्तुओं में से टोटल जो हमारे पास आइटम है वो n होने चाहिए, मतलब टोटल नंबर कितने हैं 1 से 9 तक, जिसमें से हम चूज करेंगे। r वस्तुओं को एक समय में लेते हैं तो हमें एक समय में सिर्फ 3 डिजिट लेनी है, r वस्तुएं लेनी है, ठीक है। इसलिए NPR होगा आपका। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही बताया गया है, टोटल 9 नंबर्स में से एक समय पे सिर्फ कोई रिपीटेशन नहीं होगा। तो चलिए 9 फैक्टोरियल यहाँ पे हम लिख देंगे 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 फैक्टोरियल। तो इस तरह लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ये कट गया, कितना बच गया, ये बच गया 9 इंटू 8 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर हम वैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 9 ऑप्शन है ना। पहले स्थान पे 9 में से कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, दूसरे स्थान पे 8 में से, और तीसरे स्थान पे 7 में से। तीनों को मल्टीप्लाई करके जो लिखेंगे आपका आंसर आएगा। सेम चीज हमारा परम्यूटेशन के फॉर्मूले से आया है। तो मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे कितना आपका आंसर आएगा। 8 इंटू 9 कितना होता है 72, 72 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए,
आंसर आ जाएगा 7 इंटू 2 14, एक हासिल, 7 इंटू 7 49 और 1 50, तो 504 है। तो आप से क्या पूछा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तो आप लिखेंगे देयरफॉर 504 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था, इसकी जरूरत नहीं है अभी। हमने फॉर्मूला लगाया, आंसर आपका आ गया, इसको नोट डाउन कर। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए, एक सिमिलर क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पे है, हाउ मेनी 3 डिजिट even number can be made using the digits 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated। तो यहाँ पे 3 डिजिट इवन नंबर पूछा है आपसे, और ये भी बोला गया है अगर कोई डिजिट रिपीट ना हो। तो टोटल चॉइसेस कितनी है आप देख सकते हैं, उसमें से हमें 3 डिजिट इवन नंबर बताने हैं, यानी अंक 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 5 नहीं है यहाँ पे 5 नहीं है, इसको हटा देंगे। 1 2 3 4 6 7 ये अंक हैं। तो इसमें से को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये आपका बताना है आपको, जब कोई अंक दोहराया ना गया हो। लेकिन ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको होमवर्क में करके लाएंगे, नोट डाउन करेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।